दोस्तों, मैं अभय त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं एके लर्निंग यूट्यूब चैनल में। जैसा आप सबको पता था कि मैंने DTPSB की NIS की क्लासेस आप सबके लिए लाने के लिए बोला था, वो आज हाजिर हैं आप सबके लिए। ठीक है, पहली क्लास हमारी क्या है? ब्लॉक पहला जो हमारा होगा किसके बारे में होगा? भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्राचीन भारतीय शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा कैसी थी? जैसा कि आप सबको पता है, शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती है। उपनयन संस्कार हिंदू धर्म में 16 संस्कार की बात की गई है, जिसमें से 10वां संस्कार कौन सा है? उपनयन संस्कार है। ठीक है, शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती है, सह शिक्षा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, उपनयन संस्कार कौन से नंबर वाला है? 10वां। ठीक है, और हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? टोटल कितने संस्कार हैं? 16। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या कहता है? अगला पॉइंट, विदुषी महिलाएं कौन थी? विदुषी महिलाएं कौन थी? गार्गी, अग्रतिया और कौशल्या तारा और द्रौपदी जी। ठीक है, शिक्षित महिलाएं विश्व में भारत में तो गार्गी, अग्रतिया, कौशल्या तारा और द्रौपदी जी थी। ठीक है, आप चलते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है? विद्यार्थी विषय और गुरु चुनने के लिए स्वतंत्र होते थे। ठीक है, बच्चा जो विद्यार्थी है वो अपना टीचर और सब्जेक्ट चुनने के लिए स्वतंत्र होते थे। ठीक है, तथा आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता था। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन पे बल दिया जाता था। ठीक है, आगे क्या है? शिक्षा जो वेदों का अध्ययन करते थे उनके लिए स्मृति का यांत्रिक परीक्षण, क्योंकि अगली पीढ़ी के लिए वेदों के ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करना आवश्यक था। स्मृति का यांत्रिक परीक्षण का मतलब है कि वो विद्यार्थी कितनी अच्छी तरीके से चीजों को याद रख सकता है और कितने अच्छे से उसकी व्याख्या कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? आत्म सुधार, जो खुद को सुधारना। ठीक है, आत्म सुधार जीवन की सतत प्रक्रिया थी। ठीक है, हमने क्या सीखा? प्राचीन शिक्षा, भारतीय शिक्षा में उपनयन संस्कार से शिक्षा की शुरुआत होती है। ठीक है, ये 10वां संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में। अगली बात क्या है? विदुषी महिलाएं कौन सी हैं? गार्गी, कौशल्या तारा, द्रौपदी। ठीक है, विद्यार्थी अपने विषय और गुरु चुनने के लिए क्या थे? स्वतंत्र थे, और सेल्फ डिसिप्लिन पे जोर दिया जाता था, आत्म अनुशासन पर जोर दिया जाता था। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? जो वेदों का अध्ययन करते थे उनके लिए क्या था कि स्मृति का यांत्रिक परीक्षण करते थे, क्योंकि वेदों का संरक्षण और प्रसारण अगली पीढ़ी के लिए आवश्यक था। ठीक है, और क्या था? आत्म सुधार शिक्षा का या जीवन का सतत प्रक्रिया उद्देश्य होती थी। ठीक है, की अवधारणा, गुरु की अवधारणा कैसी थी?
गुरु कैसे थे, गुरु से क्या संदर्भ है। ठीक है, गुरुकुल व्यवस्था होती थी आप सबको। ठीक है, छात्रावास में रहने के लिए आवश्यक, छात्रावास में रहना आवश्यक रहता था। ठीक है, और बोर्डिंग स्कूल कैसे थे, निःशुल्क थे, कोई था शुल्क नहीं था, कोई नहीं थी। ठीक है, और क्या था, समृद्धि और उच्च स्थिति पाने की चिंता के बिना शिक्षा देते थे। भाई ये नहीं कि अमीर बाप का बच्चा है या राजा का बेटा है तो उसको उस लालच में उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना कि हमें कोई पद मिल जाएगा, राजपद मिल जाएगा या कोई उच्च स्थिति मिल जाएगी। ठीक है, और क्या है, वित्तीय भीख दीक्षा मधुकरी। ठीक है, उन्हें बच्चों को क्या है, जैसे आप सबको पता होगा क्या है कि भीख मांग के बच्चों को, जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थियों को भीख मांगने के लिए कहा जाता था, भिक्षा मांग के लाने के लिए कहा जाता था, भीख नहीं भिक्षा मांग के लाने के लिए कहा जाता था। उससे क्या होता है, उन्हें विनम्रता सिखाई जाती है, शांत शांत स्वभाव के होंगे, उन्हें समाज में कैसी चीजें चल रही हैं उसके बारे में पता चले। गुरु वास्तविक विद्वान सिद्ध गुरु। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति थे, प्रबुद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, जो वास्तविक विद्वान किसको माना जाता था, गुरु को। ठीक है, और सिद्ध गुरु रहते थे, आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रबल होते थे, ठीक है, व्यक्ति होते थे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा कि गुरुकुल व्यवस्था होती थी जिसमें छात्र से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट किसी सिद्धि या उच्च पद के लालच में नहीं शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और विद्यार्थी भिक्षा मांगने को कहा जाता था ताकि उन्हें सहनशीलता सिखाई जा सके। और पांचवा क्या है, चौथा क्या है, गुरु विद्वान। ठीक है, सिद्ध गुरु और आध्यात्मिक रूप से प्रबल माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गुरु की भूमिका और उत्तरदायी। गुरु की भूमिका और उत्तरदायी, गुरु की क्या भूमिका होती और उनका क्या क्या उत्तरदायी होता था। ठीक है, क्या है, शिक्षक विद्वान धर्म प्रचारक, एक मित्र दार्शनिक और एक मार्गदर्शक होते थे। गुरु कैसे होते थे, शिक्षक होते थे। ठीक है, विद्वान होते थे, धर्म का प्रचार करते थे और किसी का धर्म का प्रचार करते थे, और मार्गदर्शक होते थे, जो मार्ग में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते थे। ठीक है, और क्या है, अध्ययन मौखिक रूप से कैसे सिखाया जाता था, बोल बोलकर, अंतः क्रिया के माध्यम से होता था। ठीक है, व्याख्यान पद्धति से शिक्षण, मौखिक पद्धति से शिक्षण, व्याख्यान प्रवचन के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, चर्चा के द्वारा और स्वर पाठन आदि के द्वारा होती थी। बच्चे तेज स्वर पढ़कर अध्ययन करते थे। कोई अवधि परीक्षा नहीं होती थी, केवल व्यापक आकलन होता था, निरंतर व्यापक आकलन होता था। डिग्री सर्टिफिकेट नहीं, छात्र को स्वयं को गुरु के सामने योग्य साबित करना था। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमने क्या देखा कि गुरु की भूमिका क्या होती थी, शिक्षक विद्वान दार्शनिक धर्म प्रचारक एक मित्र होते थे। ठीक है, और क्या था कि अध्यापक मौखिक अंतक्रिया, अध्यापन किससे होती थी, मौखिक अंतक्रिया के माध्यम से होती थी। व्याख्यान पद्धति से शिक्षा
शिक्षण, व्याकरण, प्रवचन, सब चीज़ों से थी, कोई परीक्षा नहीं होती थी, निरंतर व्यापक आकलन होता था। ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होते थे, स्वयं को गुरु के सामने योग्य साबित करना होता था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति, पूर्व स्वतंत्रता काल, आज़ादी से पहले भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।